इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। दोस्तों, जब बात अस्तित्व पर आ जाए तो जान की बाजी लगाकर सब कुछ बचाने की कोशिश होती है। इस बात को पिछले दिनों पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें इजराइल की मंशा ईरान के अस्तित्व को खत्म करने की थी, लेकिन ईरान ने इसका माकूल जवाब दिया। ठीक इसी तरह अब देश में भारतीयता के अस्तित्व पर खतरा दिख रहा है। वो भारतीयता जो संविधान के कारण हमें हासिल हुई है। हमारी इस खास पहचान को खतरा इस बार किसी विदेशी ताकत से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो बात बात पर संस्कारों की और संस्कृति की दुहाई देते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के इशारों पर ये सब कर रहे हैं। बार बार दुनिया के सामने हमारी मौजूदा विदेश नीति का खोखलापन सामने आ रहा है। पहलगाम हमले से लेकर इजराइल और ईरान युद्ध तक कई ऐसे मौके बने जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपना इकबाल दिखा सकते थे। जिस मजबूत नेतृत्व का दंभ वो पूरी दुनिया में दिखाते हैं उसका थोड़ा सा प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। या तो उन पर पूंजीवादी ताकतों का दबाव था, या वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद समझ ही नहीं पाए हैं कि देश की असली जरूरतें क्या हैं, किस तरह देश को आगे ले जाया जा सकता है, या आजादी के बाद की सरकारों ने देश का सिर ऊंचा उठाए रखने के लिए क्या किया, इसकी जानकारी भी मोदी को नहीं है। मोदी दबाव में हैं, यानी प्रेशर में हैं, डर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, या समझ कर भी अनजान बन रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन उनके रहते देश का घर और बाहर दोनों जगह भारी नुकसान हो रहा है, ये बात अब साफ नजर आ रही है। मोदी की विदेश नीति की नाकामी का ताजा उदाहरण शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में नजर आया है। चीन के किंगदाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में दुनिया भर की बातें हुई होंगी, लेकिन भारत के पहलगाम हमले पर चिंता इन बातों में शायद शामिल नहीं थी, क्योंकि इस बैठक के बाद जो साझा बयान तैयार हुआ उसमें पहलगाम आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए और इस दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। यह गौर करने वाली बात है दोस्तों कि इसी साझा बयान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र था, लेकिन भारत का नहीं था, पहलगाम का नहीं था। अब भारत ने भले इस पर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन अब गुस्सा दिखाने से क्या मतलब है जब इस संगठन के देश आपके साथ खड़े ही नहीं हैं। आपको बता दूं कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और ईरान सब इस संगठन में शामिल हैं। रूस और ईरान, कम से कम इन दोनों देशों को तो भारत के साथ आना चाहिए था, लेकिन ये दोनों देश भी इसमें साथ नहीं दिखे। तो समझ जाइए कि मोदी ने कैसे पूरी दुनिया में भारत को अलग थलग कर दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत चाहता था कि इस बयान में आतंकवाद और उससे जुड़ी चिंताओं को साफ तौर पर शामिल किया जाए, लेकिन एक खास देश यानी पाकिस्तान को यह बात मंजूर नहीं। जी हां, इतना कुछ हो गया और सरकार अब भी एक खास देश जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। सीधे सीधे नहीं कह रही है कि पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं। पाकिस्तान ने तो एससीओ के मंच का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन भारत यह क्यों नहीं कर पाया? क्या इस पर मोदी सरकार सोचेगी या हमेशा की तरह दूसरों पर दोषारोपण करती रहेगी? असल में मोदी सरकार की जिम्मेदारी सिर पर न लेने की इस आदत ने ही देश का नुकसान कराया है और अब भी यही हो रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी के कारण बिगड़ रहे हैं देश के हालात, और समझेंगे कि क्या आरएसएस ने सांस्कृतिक संगठन का चोगा उतारकर संविधान के खिलाफ खुली लड़ाई का किया है ऐलान। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईरान के न झुकने वाले जज्बे की, जिसके आगे अब अमेरिका और इजराइल भी डाल चुके हैं हथियार। शनिवार को इजराइल के साथ 12 दिनों तक चली जंग में मारे गए कम से कम 60 लोगों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इनमें बड़े सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। तेहरान के एनगलाब स्क्वायर के पास ईरानी झंडे में लिपटे ताबूतों को मृत कमांडरों की तस्वीरों के साथ रखा गया। इससे पहले लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील करते हुए एक मीडिया अभियान चलाया गया था। प्रशासन ने इसमें लोगों को आने की सहूलियत देने के लिए फ्री बस और मेट्रो सर्विस शुरू की और सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया। ईरान ने अपने
शहीदों को राजकीय सम्मान तो दिया ही, लेकिन इसमें जनता को भी जोड़ा, क्योंकि आखिर में इसी जनता के कारण नेताओं को भी हिम्मत और ताकत मिलती है। और ईरान में तो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के मजबूत नेतृत्व की तो अब दुनिया भी दाद दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को अपमानित करने की कोशिश करते रहे। ईरान को सरेंडर के लिए कहने से लेकर खामनेई को निशाने पर लेने और ईरान में सत्ता परिवर्तन तक कई आपत्तिजनक बयान ट्रंप ने दिए, जिसका माकूल जवाब खामनेई ने दिया। और अभी इजराइल और ईरान पर सीज फायर का श्रेय भी ट्रंप ने लिया और ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करने का दावा किया। तो खामनेई ने भी कहा कि जो कुछ हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनकी बातें सुनकर कोई भी समझ सकता है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसके बाद जवाब में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अयतुल्ला अली खामनेई ने मूर्खतापूर्ण तरीके से ये क्यों कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध जीत लिया है। उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा, अगर अमेरिका वाकई ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के प्रति इस अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ना होगा। ये होता है मजबूत नेतृत्व और देश को राह दिखाने वाले लीडर का इकबाल। ट्रंप को दो टूक समझा दिया गया है कि हमारे नेता के लिए अपमानजनक लहजे में बात न की जाए। और वहीं मोदी को देखिए कि ट्रंप तो लगातार सीज फायर की बात करके अपमान ही कर रहे हैं। अब शंघाई सहयोग संगठन में भी देश का अपमान ही हुआ है, लेकिन मोदी सीधे सीधे कोई आपत्ति ही दर्ज नहीं करते। मोदी को न अपने पद के अपमान पर दिक्कत दिख रही है और न ही उन्हें देश के संविधान के अपमान पर कोई दर्द हो रहा है। न ही उन्हें इस बात की तकलीफ है कि उनकी पार्टी के नेता किस तरह जनता की अवहेलना कर रहे हैं और लोकतंत्र को दांव पर लगा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में सत्ता पर बैठी बीजेपी के दो नेताओं के हाल के बयान सुने तो आप साफ समझ जाएंगे या आपको साफ समझ में आ जाएगा कि हम जिसे जनतंत्र समझ रहे हैं, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा शासन समझ रहे हैं, उसे बीजेपी क्या समझती है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली की भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हास्य कलाकार कुणाल कामरा के दिल्ली में शो करने के सवाल पर कहा कि वे अपने रिस्क पर दिल्ली आएं। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक बबन राव लोणीकर ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर हमारी और हमारी पार्टी की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके पिता को बुआई के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए दिए। आपकी बहनें लाडली बहन योजना का लाभ उठा रही हैं। आपके पास जो कपड़े, जूते, मोबाइल फोन हैं, वे सब हमारी वजह से हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम हैं। कायदे से उन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर दिल्ली में आने वाले या रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिए। लेकिन यहाँ वो बीजेपी के आलोचक कुणाल कामरा को परोक्ष तरीके से धमका रही हैं। वे खतरा उठाना चाहते हैं तो दिल्ली आएं। अगर वे अपने रिस्क पर दिल्ली आते हैं और उनके साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। इसी तरह महाराष्ट्र के विधायक बबन राव लोणीकर ये मानते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलता है तो फिर उसे बीजेपी की आलोचना का हक नहीं है। इस तरह की बातें सुनकर जनता के स्वाभिमान को अगर ठेस न लगे तो मान लेना चाहिए कि अब हम वाकई जिंदा लाशों का देश बन चुके हैं। और अगर जनता के वोटों से जीतकर सत्ता पर बैठे इन मंत्रियों नेताओं की बातें दिल में चुभ रही हैं, तब इस बात की उम्मीद है कि अभी लोकतंत्र की धड़कनें चल रही हैं। अगर लोकतंत्र जिंदा बचा रहा तब तो इस देश को बचाया जा सकेगा, वरना बीजेपी और आरएसएस ने तो पूरी तैयारी कर ली है कि जिस संविधान के कारण देश बचा हुआ है, यहां का लोकतंत्र बचा हुआ है, उस संविधान को ही बदल डाले। 1 साल पहले जब बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने के लिए वोटों के लाले पड़ रहे थे, तब लगा था कि जनता के करारे जवाब से बीजेपी संभल जाएगी। 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने का तो खतरनाक प्रस्ताव उसने देश के सामने रखा था, उसका जिक्र दोबारा नहीं करेगी बीजेपी। लेकिन अभी फिर बीजेपी की बातें सुनकर लग रहा है कि 1 साल तक बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से इंतजार किया और अब उसके मंसूबे फिर सामने दिख रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है कि मोदी को जब जरूरत थी तो संसद की ड्योढ़ी पर सिर नवाने से लेकर संविधान को माथे पर लगाने तक सारे दिखावे 2014 से 2024 तक उन्होंने कर लिए। लेकिन अभी जब उनके नेता जनता पर एहसान जताकर उसका अपमान करते हैं, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते और विदेशों में भारत का अपमान होता है, तब भी मोदी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो इन सब मुद्दों पर ऐसे चुप रहते हैं मानो उन्होंने न कुछ देखा है और न कुछ सुना है। जबकि इतनी ही अनभिज्ञता है, तब पीएम की कुर्सी पर मोदी क्यों बैठे हैं? इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, ये बड़ा सवाल है।
आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था और इन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस बयान में आपातकाल का बहाना बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया गया है। असल में तो ये संविधान बदलने की संघ की पुरानी मंशा ही है। बहरहाल इस पर कांग्रेस ने अपना विरोध फौरन दर्ज किया। राहुल गांधी ने लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा, दो शब्दों का तो बहाना है, दरअसल भाजपा और उनके संगी साथियों का लक्ष्य तो पूरा संविधान हटाना है। इसीलिए संविधान बचाना है तो भाजपा को ही हटाना है। ये दोनों तो इंडिया गठबंधन के नेता हैं। संविधान बचाने का लक्ष्य लेकर ही इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, लेकिन अब तो मायावती तक ने इस पर बीजेपी का खुलकर विरोध किया है। मायावती ने कहा, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी और इसको लेकर आंदोलन करेगी। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब ने देश में संत समाज के हित के लिए सर्वजन सुखाए अपने आजीवन संघर्षों के आधार पर संविधान दिया है। अब कांग्रेस और भाजपा अंदर अंदर एक हैं। यहां बीजेपी और आरएसएस की आलोचना में कांग्रेस को भी लपेट कर मायावती ने फिर जाहिर कर दिया है कि बहुजन की लड़ाई के नाम पर उनकी जो राजनीति चल रही है उसमें वो खुलकर बीजेपी की मुखालफत नहीं कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी जो बार बार बीजेपी और आरएसएस की पोल खोल रहे हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं। उनके असली इरादों को सामने ला रहे हैं या मोदी की खुलकर आलोचना करने की हिम्मत इंडिया गठबंधन के नेता दिखा रहे हैं। क्या इसके बावजूद वो आरएसएस और बीजेपी को संविधान बदलने से रोक पाएंगे या उन्हें अब उनकी रणनीति बदलने की जरूरत है, इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। यानी इंडिया गठबंधन को अपनी गंभीरता के साथ रणनीति बदलने पर विचार करना होगा, क्योंकि लोकसभा में सीटें घटने के बावजूद बीजेपी के इरादे नहीं बदले हैं। आरएसएस के बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान और जितेंद्र सिंह और हिमंता विश्व शर्मा जैसे नेताओं ने भी प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो संविधान में प्रस्तावना है उस प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की वकालत कर दी है। वहीं इस बहस में अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी जुड़ गए हैं, शामिल हो गए हैं। संवैधानिक पद की मर्यादा और तकाजा सब जाए तेल लेने। इस समय संविधान बदलने का मकसद सर्वोपरि है और यह खुलकर जाहिर कर दिया है बीजेपी के नेताओं ने। अब इंडिया गठबंधन को सोचना है कि वो आलोचना से आगे बढ़कर और ऐसा क्या करे कि जनता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सावधान हो जाए। खैर, शायर इंशा अल्लाह खान इंशा ने ठीक ही फरमाया है कि खड़े चुप हो देखते क्या मेरे दिल उजड़ गए को, खड़े चुप हो देखते क्या मेरे दिल उजड़ गए को, वो गुनाह तो कह दो जिससे ये दहे खराब उल्टा। तो आज के लिए बस